इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जिसने हाल ही में सबको झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का वो दुखद हादसा। हमारे पास इस घटना से जुड़ी जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उनका एक तरह से संकलन है। और आज हमारा लक्ष्य सिर्फ खबरों से आगे बढ़कर इन स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करना है कि भाई असल में हुआ क्या था, शुरुआती जांच क्या कह रही है और इस घटना के मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं चौंकाती है, वो है इस हादसे की रफ्तार। मतलब उड़ान भरने के महज 30 से 32 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया, खत्म। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। एक इतना आधुनिक विमान टेक ऑफ के फौरन बाद ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें साफ कर लेते हैं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। जी, जिसे काफी आधुनिक और सुरक्षित माना जाता है ना? कई एडवांस्ड सिस्टम होते हैं इसमें। बिल्कुल। और यही बात इस हादसे को और भी रहस्यमय बना देती है। ये उड़ान 12 जून 2025 की थी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही थी। और समय यहाँ बहुत जरूरी है ध्यान रखना। हाँ। विमान ने दोपहर करीबन 1:38 पर रनवे से उड़ान भरी और लगभग 1:40 पर, यानी सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही यह हादसा हो गया। सिर्फ 2 मिनट में? हाँ, लेकिन जो असल उड़ान का समय था, टेक ऑफ रोल के बाद हवा में रहने का, वो जैसा आपने कहा सिर्फ 30-32 सेकंड ही रहा होगा। बाप रे, एविएशन के हिसाब से तो ये पलक झपकने जैसा है। बिल्कुल, बहुत ही कम समय। और ये हादसा हुआ कहाँ? विमान एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं गया था? नहीं, ज्यादा दूर नहीं। अहमदाबाद के पास ही मेघानी नगर इलाका है, वहां ये गिरा। और अफसोस की बात यह है कि ये सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की इमारत पर गिरा। ओहो, उड़ान भरने के बाद मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था। हाँ, 600 फीट। और फिर अचानक नीचे गिरने लगा। 600 फीट की ऊंचाई एविएशन में इसे बहुत ही कम माना जाता है, खासकर एक बड़े जेट लाइनर के लिए जो लंबी दूरी की उड़ान पर जा रहा हो। सही। टेक ऑफ के बाद तो विमान का लक्ष्य होता है तेजी से ऊंचाई पकड़ना, ताकि वो सेफ फ्लाइट लेवल पर पहुंच सके। तो 600 फीट तक पहुंचकर एकदम से कंट्रोल खो देना और नीचे गिरना, ये एक बहुत ही गंभीर और अप्रत्याशित स्थिति की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। ये नॉर्मल क्लाइंब प्रोफाइल से एकदम अलग है। इस स्टेज पर विमान अपनी सबसे ज्यादा ताकत लगा रहा होता है और शायद सबसे नाजुक हालत में भी होता है। इससे तो किसी बड़ी तकनीकी खराबी का ही शक होता है। लेकिन उस पर आए उससे पहले जरा इस हादसे के मानवीय पहलू पर बात कर लें, जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। हाँ बिल्कुल। विमान में कुल 242 लोग थे, 2 पायलट, 10 क्रू सदस्य और 230 यात्री। और यात्रियों में भी कई देशों के नागरिक थे, भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली, कनाडाई। और जो आंकड़ा है वो दिल दहला देता है। इन 242 लोगों में से 241 की जान चली गई। ये एक भयानक क्षति है। लगभग पूरा का पूरा विमान ही खत्म हो गया। और इस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक शख्स जीवित बचा। हाँ, एक। उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि वो शारीरिक चोटों के साथ साथ एक गंभीर मानसिक आघात से गुजर रहे हैं, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और उनके लिए तो ये त्रासदी और भी गहरी है, क्योंकि उन्होंने इसी हादसे में अपने भाई को भी खो दिया। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। ये हमें याद दिलाता है कि आंकड़ों के पीछे असल इंसानी जिंदगियां होती हैं और ऐसे जख्म होते हैं जो शायद कभी नहीं भरते। उनकी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है, सही में। अच्छा, अब थोड़ा जांच की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ज़रूरी जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को मेडे कॉल जारी किया था। जी, ATC तो वही है ना जो हवाई जहाज़ों को गाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और मेरे कॉल एविएशन में इमरजेंसी की सबसे ऊंची घोषणा होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ इमरजेंसी। अच्छा। ये तब किया जाता है जब विमान और उसमें बैठे लोगों की जान पर तत्काल खतरा हो। इसका मतलब यह है कि कॉकपिट में जो पायलट थे उन्हें ये पता चल गया था कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है और उन्हें फौरन मदद की जरूरत है। और ये कॉल टेक ऑफ के तुरंत बाद आना, शायद उन्हीं 30-32 सेकंड के अंदर, ये इस बात की पुष्टि करता है कि प्रॉब्लम बहुत गंभीर थी और बहुत तेजी से बढ़ी। हाँ, पायलटों को समझ आ गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल।
उन्हें संकट का अंदाजा हो गया था, भले ही उनके पास शायद रिएक्ट करने का वक्त ही ना मिला हो। तो भारत की जो विमान दुर्घटना जांच एजेंसी है, AIIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उनकी शुरुआती रिपोर्ट क्या कहती है? क्या कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं कि हुआ क्या? हाँ, AIIB ने एक प्रिलिमिनरी मतलब शुरुआती रिपोर्ट जारी की है और उसमें जो बातें कही गई हैं वो काफी गंभीर हैं और कई सवाल भी खड़े करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन हवा में बंद हो गए थे। दोनों इंजन एक साथ? ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही अजीब बात लग रही है, खासकर 787 ड्रीमलाइनर जैसे प्लेन में। हाँ, ये एक्सट्रीमली अनयूजुअल है, बहुत ही असामान्य। आधुनिक जेट विमानों के इंजन बहुत भरोसेमंद होते हैं और उन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम करें। सही। एक इंजन का फेल होना ही बहुत रेयर होता है, लेकिन दोनों का एक साथ एक ही वक्त पर बंद हो जाना, वो भी बिना किसी बाहरी कारण के, जैसे कोई पक्षी टकरा गया हो जिसका कोई संकेत अभी तक तो नहीं मिला है, तो ये एक असाधारण स्थिति है। और प्रारंभिक रिपोर्ट में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, हाँ, वो ये है कि शायद विमान के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, फ्यूल कंट्रोल स्विच। हाँ, वो किसी वजह से ऑफ या कट ऑफ पोजीशन में आ गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच, ये क्या काम करते हैं? ये स्विच मतलब मूल रूप से इंजन तक जो फ्यूल जाता है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इन्हें रन पोजीशन में रखते हैं तो इंजन को फ्यूल मिलता है और वो चलता है। ओके। कट ऑफ पोजीशन में कर दे तो फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है और इंजन बंद हो जाता है। ये आम तौर पर इंजन बंद करने के प्रोसेस का हिस्सा होता है या फिर किसी इमरजेंसी में, जैसे इंजन में आग लग जाए, तब इस्तेमाल करते हैं। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये स्विच शायद बंद हो गए थे, मतलब कट ऑफ पोजीशन में। क्या ये गलती से हो सकता है या इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, प्रारंभिक रिपोर्ट ने इसी संभावना की तरफ इशारा किया है और उसमें लिखा है कि ये स्विच गलती से या जानबूझकर कट ऑफ स्थिति में लाए गए हो सकते हैं। ओह, ये एक बहुत ही सेंसिटिव बात है और इसके मतलब काफी गहरे हो सकते हैं। गलती से का मतलब हो सकता है कि कॉकपिट में कोई चीज गिरी हो या किसी काम के दौरान अनजाने में हाथ लग गया हो। हालांकि ऐसे स्विच के डिजाइन में आमतौर पर सेफ्टी गार्ड्स होते हैं ताकि ऐसा आसानी से ना हो पाए। और जानबूझकर वाला जो पहलू है वो जांच को एक बिल्कुल अलग और बेहद गंभीर दिशा में ले जाता है, जिस पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये वाकई में जांच का एक बहुत ही पेचीदा पहलू लग रहा है। क्या रिपोर्ट में पायलटों के रिएक्शन के बारे में कुछ बताया गया है? मतलब उन्होंने कुछ करने की कोशिश की? हाँ, रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि ऐसा लगता है कि पायलटों ने इंजनों के बंद होने के बाद इमरजेंसी पावर सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। उसे RAT कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन। RAT, ये क्या चीज होती है? RAT एक छोटा सा टर्बाइन होता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये विमान की बॉडी से बाहर निकलता है और हवा के जोर से घूमकर बिजली बनाता है। अच्छा। ये तब काम आता है जब विमान के मेन इंजन या जो APU होता है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, वो बिजली नहीं बना पा रहे हों। ये विमान के कुछ बेसिक और जरूरी सिस्टम्स जैसे कुछ फ्लाइट कंट्रोल्स और डिस्प्ले को थोड़ी बहुत पावर दे सकता है। और 787 ड्रीमलाइनर जैसे विमान जो फ्लाई बाय वायर होते हैं, हाँ, जिनमें कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ज्यादातर। उनके लिए तो ये इमरजेंसी पावर और भी जरूरी हो जाती होगी। बिल्कुल। तो RAT को एक्टिवेट करने की कोशिश ये दिखाती है कि पायलटों को पावर लॉस का और शायद हाइड्रोलिक पावर के लॉस का भी एहसास हो गया था और वो स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर क्या RAT ज्यादा कुछ कर सकता था? ये एक अच्छा सवाल है। RAT को काम करने के लिए हवा की एक ठीक-ठाक स्पीड चाहिए होती है। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान की स्पीड और ऊंचाई दोनों ही कम होती हैं। ऐसे में RAT कितनी बिजली बना पाता और क्या वो विमान को कंट्रोल करने के लिए काफी होती, ये कहना मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि इतनी कम ऊंचाई पर उनके पास रिएक्ट करने और RAT के पूरी तरह एक्टिवेट होने का वक्त ही न मिला हो। और ये सब कुछ ही सेकंड के अंदर हो रहा था। ये सोचना भी डरावना है। बिल्कुल। और यहीं पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब प्रारंभिक जांच के नतीजे हैं, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स। AIIB ने खुद कहा है कि हादसे के पक्के कारण का पता लगाने के लिए डिटेल्ड जांच चल रही है। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR
और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR का एनालिसिस होगा, मलबे की जांच होगी, मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखे जाएंगे और भी बहुत कुछ। तो फाइनल नतीजे आने में भी वक्त लग सकता है। हाँ, और मामले की कॉम्प्लेक्सिटी इस बात से भी पता चलती है कि सुनने में आया है कि पायलटों की यूनियनों ने इस शुरुआती रिपोर्ट के कुछ नतीजों पर, खासकर वो फ्यूल कंट्रोल स्विच वाली बात पर, सवाल उठाए हैं या आपत्ति जताई है। हाँ, और ये भी जांच प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है। पायलट यूनियनें अक्सर अपने सदस्यों के हितों को देखती हैं और ये पक्का करना चाहती हैं कि जांच में सारे संभावित कारण, चाहे वो इंसानी हों, तकनीकी हों, पर्यावरण से जुड़े हों या प्रक्रिया से जुड़े हों, उन सब पर निष्पक्ष रूप से गौर किया जाए। उनकी आपत्तियां जांचकर्ताओं को शायद और गहराई से चीजों को देखने के लिए प्रेरित कहे, खासकर स्विच की पोजीशन और कॉकपिट के डिजाइन या प्रक्रियाओं से जुड़े पहलुओं पर। ये दिखाता है कि किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, जैसा स्रोत में भी कहा गया है। तो अगर हम अब तक की जानकारी को एक साथ रखें, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 टेक ऑफ के लगभग 30-32 सेकंड बाद अहमदाबाद के पास क्रैश हो गई। विमान मुश्किल से 600 फीट तक पहुंचा था। जी। पायलट ने मेडे कॉल किया, जो दिखाता है कि बहुत गंभीर इमरजेंसी थी। हादसे में 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक व्यक्ति बचा। हाँ। शुरुआती जांच दोनों इंजनों के हवा में बंद होने की तरफ इशारा कर रही है और इसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच की संभावित भूमिका पर ध्यान है कि क्या वो गलती से बंद हुए या जानबूझकर। पायलटों ने शायद इमरजेंसी एरे RT को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। जी। लेकिन फ्यूल स्विच की असल स्थिति क्या थी, घटनाओं का सही क्रम क्या था और हादसे का असली कारण क्या था, ये सब अभी भी डिटेल्ड जांच का विषय है। और इस जांच के जो भी नतीजे होंगे वो भविष्य की फ्लाइट सेफ्टी, पायलट ट्रेनिंग और शायद विमान डिजाइन के लिए भी बहुत अहम होंगे। तो हमने आज अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की। घटना की वो भयानक तेजी, एक आधुनिक विमान के दोनों इंजनों का एक साथ बंद हो जाना, फ्यूल स्विच से जुड़ा वो रहस्य, पायलटों की आखिरी पलों की कोशिशें और उस एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की दिल दहला देने वाली कहानी, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और दुखद तस्वीर बनाते हैं। और ये हमें कुछ गहरे सवालों पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। अगर ये शुरुआती संकेत सही दिशा में है, मतलब फ्यूल स्विच की भूमिका और RAT एक्टिवेशन की कोशिश, तो जरा सोचिए कि उड़ान के उस सबसे क्रिटिकल फेज में, उन चंद सेकंडों के अंदर कॉकपिट में क्या घटा होगा, पायलटों पर कितना भयानक दबाव रहा होगा। ये घटना हमें सिखाती है कि ऐसी एक्सट्रीम प्रेशर वाली स्थितियों में इंसान कैसे रिएक्ट करता है। आधुनिक विमानों में जो ऑटोमेशन बढ़ रहा है, उस पर हमारी निर्भरता कितनी है और इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वो कितना जटिल है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर तब जब गलती सुधारने या रिएक्ट करने के लिए वक्त लगभग 0 हो। क्या हमारी ट्रेनिंग और हमारे सिस्टम की डिजाइन ऐसी अनसोची, लगभग